हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में अपन हर एक चीज डिटेल से देखने वाले हैं, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहां से एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो टॉपिक अपना जो राम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेरिब्रम। सभी को पता होगा कि सेरिब्रम है जो किसका पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। जब अपन ब्रेन क्लास में देखे तब बताए गए कि सेरिब्रम किसका पार्ट होता है। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जिसके अंदर जो फोर ब्रेन होता है जो प्रोजेनसिपेलोन के नाम जानते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, टेलेनसिपेलोन और एक डायनसिपेलोन। तो टेलेनसिपेलोन का जो पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका सेरिब्रम होता है। क्लियर है? ध्यान देना, सेरिब्रम एक न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ध्यान देना, सेरिब्रम न्यूरॉन से मिलकर बना, क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है, सेरिब्रम से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेरिब्रम है किसका पार्ट है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट बात करें, इट आल्सो नॉन एज सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से इसे क्यों जानते हैं, आगे बात करेंगे कि इस सेरिब्रम के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं जो अपने बॉडी के बहुत सारे फंक्शन उन्हें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जब हम फंक्शन देखेंगे तब आपको बताऊंगा कि सेरिब्रम क्या क्या फंक्शन करता है। इसीलिए आपके सेरिब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेरिब्रम के 2 पार्ट होते हैं। क्लियर है? पार्ट की अपन बात करें तो 2 पार्ट होते हैं किसके, सेरिब्रम के। ध्यान देना, एक आउटर होता है और एक कौन सा होता है, इनर होता है। बेसिकली अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सेरिब्रम की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, जिसके अंदर मिडिल वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है सेरिब्रल मेडुला। इसको बोला जाता है सेरिब्रल मेडुला। और जो आउटर पार्ट होता है, इस आउटर पार्ट को बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ध्यान देना, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। आउटर पार्ट कौन सा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रल मेडुला होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि सेरिब्रम न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है और न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है और एक्सोन होता है। तो ध्यान देना, सेल बॉडी का कलर होता है ग्रे कलर। किस वजह से, निसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। निसल ग्रेन्यूल्स एक स्ट्रक्चर होती है जो राइबोसोम कंटेन करती है और प्रोटीन क्या करती है, सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए क्या है, ग्रे कलर प्रोवाइड करवाती है। और एक्सोन का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, क्योंकि एक्सोन के ऊपर कुछ फोस्फोलिपिड्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, उसको माइलिन शीथ बोला जाता है। और माइलिन शीथ एक्सोन को व्हाइट कलर प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेरिब्रल मेडुला होता है और जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये भी अलग अलग कलर के होते हैं, दोनों के दोनों। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये आउटर साइड के अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। किस कलर का होगा, ग्रे कलर का देखने को मिलता है। और सेरिब्रल मेडुला इनर साइड के अंदर एक्सोन प्रेजेंट होता है, तो सेरिब्रल मेडुला किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर क्यों होता है, ड्यू टू एक्सोन। एक्सोन की वजह से ये व्हाइट कलर का होता है। और ध्यान देना, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे है, किससे होता है, ड्यू टू सेल बॉडी। सेल बॉडी की वजह से क्या होता है, इसका कलर ग्रे कलर होता है। किसका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। अब बात आती है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, वो क्या आती है, अगर अपन सेरिब्रम की स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो सेरिब्रम की स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, कुछ जगह के ऊपर एलिवेशन देखने को मिलता है और कुछ जगह के ऊपर डिप्रेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे बात करें, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एलिवेटेड पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। और नेक्स्ट अगर बात रहे, ये वाला पोर्शन ये कौन सा हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो सेरिब्रम की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जगह के ऊपर एलिवेशन देखने को मिलता है और कुछ जगह के ऊपर डिप्रेशन देखने को मिलता है। अगर एग्जाम के पॉइंट से हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो ये वाला कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से कौन से पार्ट को जानते हैं, तो सेरिब्रम को जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सेरिब्रम के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर होती है और कुछ डिप्रेस स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है उस एलिवेटेड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गायरस। क्या बोलते हैं, गायरस। और जो डिप्रेस स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है क्या, सल्कस। ध्यान देना, सेरिब्रम की स्ट्रक्चर के ऊपर जो एलिवेटेड पार्ट होता है उसको गायरस बोला जाता है और जो डिप्रेस पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, सल्कस बोला जाता है। और ये दोनों के दोनों गायरस और सल्कस क्या करते हैं, सेरिब्रम के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायरस और सल्कस जो स्ट्रक्चर है सेरिब्रम के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो क्या काम करती है, तो उनका काम होता है सेरिब्रम के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। तो लिख सकते हैं इस चीज को अपन कि बोथ गायरस एंड सल्कस, both gyrus and sulcus are increase the
सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम, सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी, गायरस और सल्कस। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो आपका सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है जो ग्रे कलर का होता है, और इनर पार्ट सेरेब्रल मेडुला कहलाता है, वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ग्रे कलर क्यों होता है, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट होता है वो इनर साइड के अंदर सेरेब्रल मेडुला के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं कि जो सेरिब्रम होता है डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, तो लाइन लिख सकते हो, सेरिब्रम, सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर। जो आपका सेरिब्रम होता है ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। जैसे कि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई, ये मान ली सेरेब्रल मेडुला हो गया और आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया। तो इस तरीके से आपका सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे बात कर लेते हैं कि ये तो क्या हो गया, लेफ्ट हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर कौन कौन से होते हैं, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, राइट हेमिस्फीयर हो गया। सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है और दो हेमिस्फीयर की तरह ध्यान देना कौन कौन से होते हैं, एक राइट होता है और एक कौन सा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। क्लियर है। अब ध्यान देना इस स्ट्रक्चर को जो दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड कर रहा है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉक्स सेरिब्रम। ध्यान देना, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेरिब्रम आर डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर बाय ए फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर, बाय ए फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर कॉल्ड फॉक्स सेरिब्राई। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है फॉक्स सेरिब्राई, और फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है, ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है। जहां पे अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर मेनिंजेस की बात की थी तो वहां पे मेनिंजेस के अंदर मैंने ड्यूरा मैटर के बारे में आपको बताया था कि ड्यूरा मैटर की तीन स्ट्रक्चर होती है, फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई और टेंटोरियम सेरिबेलाई। जो फॉक्स सेरिब्राई होता है ये ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है जो सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। सेकंड वन मैंने बताया था फॉक्स सेरिबेलाई, और जो फॉक्स सेरिबेलाई होता है वो भी ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है, बट वो दो हेमिस्फीयर के अंदर किसको डिवाइड करता है, सेरिबेलम को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, किसके द्वारा डिवाइड होता है, फॉक्स सेरिब्राई के द्वारा डिवाइड होता है, और फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है, ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है। इज दैट क्लियर, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम लिख लीजिए, बोथ हेमिस्फीयर आर, जो सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ है वो आपस में कनेक्ट भी होता है, तो लिख लीजिएगा, बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय, बोथ हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए टफ्ट ऑफ न्यूरॉन। टफ्ट का मतलब क्या होता है, गुच्छा। अरे टफ्ट का मतलब क्या होता है, गुच्छा बोल सकते हैं। एक न्यूरॉन के गुच्छे द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है, कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, एक न्यूरॉन का गुच्छा होता है जो क्या करता है, सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया किसने, फॉक्स सेरिब्राई ने किया। डिवाइड किसने किया, फॉक्स सेरिब्राई ने किया, लेकिन इनको वापस से जोड़ कौन रहा है, वो जोड़ रहा है कॉर्पस कैलोसम, और ये क्या होता है, न्यूरॉन का गुच्छा होता है। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये जनरली अपनी एनाटॉमी थी किसके बारे में, सेरिब्रम के बारे में। अपन ने क्या क्या चीज देखी है वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने बताया सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और द सेरेब्रल मेडुला। आउटर पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है जिसका कलर ग्रे होता है क्योंकि न्यूरॉन की सेल बॉडी क्या होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। इनर पार्ट सेरेब्रल मेडुला होता है जो व्हाइट कलर होता है क्योंकि जो एक्सॉन है वो क्या होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है क्योंकि एक्सॉन के पास क्या होती है, माइलिन शीथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मैंने बताया कि सेरिब्रम के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ जगह के ऊपर एलिवेशन होता है और कुछ जगह के ऊपर क्या होता है, डिप्रेशन होता है। एलिवेशन पार्ट को गायरस बोलते हैं और डिप्रेशन पार्ट को सल्कस बोला जाता है, और दोनों क्या करते हैं, सेरिब्रम के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात की कि जो अपन सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है, और दो हेमिस्फीयर डिवाइड कौन करता है, फॉक्स सेरिब्राई की स्ट्रक्चर होती है जो ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है, वो सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। लेकिन दोनों हेमिस्फीयर का जोड़ने का काम किसका होता है, एक टफ्ट ऑफ न्यूरॉन का होता है। उस टफ्ट ऑफ न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, कॉर्पस कैलोसम है, वो उसको बोला जाता है। इज दैट क्लियर, यहां तक आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम।
नेक्स्ट बात करते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम, कि सेरिब्रम के लोब होते हैं। तो ध्यान देना सेरिब्रम के 4 लोब होते हैं। ध्यान देना सेरिब्रम के अंदर कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। सर 4 कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है वो कौन सा हो गया? फ्रंटल लोब। कौन सा हो गया? फ्रंटल लोब। सेकंड अगर बात करें तो कौन सा हो गया? पैराइटल लोब। थर्ड अगर अपन बात करें तो कौन सा हो गया? टेम्पोरल लोब। और लास्ट में अगर बात करें तो कौन सा हो गया? ओसिपिटल लोब। ध्यान देना सेरिब्रम के अंदर 4 लोब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली अगर आप नर्सिंग फील्ड से हो और नर्सिंग में अगर आपको पश्चिम में आपने एडिशन लिया होगा तब भी आपको इन चीजों के बारे में बताया गया होगा कि अपने जो सामने वाला पोर्शन होता है इसको फ्रंटल बोला जाता है, बैक वाले को ओसिपिटल बोला जाता है, जो अपर पार्ट होता है स्ट्रक्चर होती है इसको पैराइटल बोला जाता है, और लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट को क्या बोला जाता है? टेम्पोरल बोला जाता है। क्लियर है? ये 4 लोब होते हैं सेरिब्रम के, और इन चारों लोबों के अंदर अलग अलग एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन करते हैं। आगे बात करेंगे वन बाय वन। अभी इतना ध्यान रखते हैं कि सेरिब्रम के अंदर 4 लोब होते हैं। 4 लोब कौन कौन से? फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, और लास्ट में कौन सा होता है? ओसिपिटल लोब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, कि अपना सेरिब्रम जिसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से अपन बोल रहे हैं, ऐसा क्या फंक्शन करता है अपनी बॉडी के अंदर जिसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा फंक्शन की अगर अपन बात करें, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो वन बाय वन भैया ध्यान दीजिएगा। सेरिब्रम के 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, और 3 टाइप के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है सेंसरी फंक्शन। ध्यान देना कौन सा होता है? सेंसरी फंक्शन। सेकंड अगर बात करें तो कौन सा हो गया? मोटार फंक्शन। और थर्ड वन अगर बात करें तो कौन सा हो गया? मेंटल फंक्शन। तो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंसरी फंक्शन मतलब ये सेंसेशन रिसीव करने के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। मोटार वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब क्या होता है कि अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। तो सेंसरी मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, मोटार मतलब मूवमेंट करवा रहा है, और मेंटल मतलब जो साइकोलॉजिकल एबिलिटी होती है एक पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? अपना सेरिब्रम क्या होता है? जिम्मेदार होता है। बट यहां पे ट्विस्ट की बात यह होती है कि अपने जो सेरिब्रम के अंदर मैंने 4 लोब बताए, इन चारों लोब के अंदर अलग अलग एरिया प्रेजेंट होते हैं। वो अलग अलग एरिया सेंसरी, मोटार और मेंटल फंक्शन के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। तो वन बाय वन अपन इनको डील करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंसरी फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट लिख लीजिएगा सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन। और सेंसरी फंक्शन की अगर अपन बात करें तो आपने सुना होगा सेंस ऑर्गन के बारे में, कि सेंस ऑर्गन होते हैं और कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये आप सभी ने सुन रखा होगा कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये अपना सेरिब्रम का जो सेंसरी फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? अपने 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इन 5 सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। कौन? आपका सेरिब्रम। तो लिख सकते हैं सेंसरी फंक्शन के अंदर इट रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन, receive the sensory information from all sense organ। क्या करता है? अपने सभी सेंस ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अपना सेरिब्रम जिम्मेदार होता है, और ये इसका क्या होता है? सेंसरी फंक्शन होता है। अब सेंस ऑर्गन आप सभी को पता होंगे कौन कौन से होते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन ही होते हैं। उसमें सबसे अगर लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है? स्किन होता है। नेक्स्ट बात करो सेकंड वन, तो क्या हो गया? टंग हो गया। नेक्स्ट बात करें तो क्या हो गया? नोज हो गया। नेक्स्ट बात करें तो आई हो गया, और नेक्स्ट बात करें तो ईयर हो गया। ये 5 अपने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है। तो इन 5 ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करना है, जो काम होता है, वो किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। सभी को पता है कि जो ईयर होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगर ईयर नहीं होता तो आप सुन पाते क्या? नहीं सुन पाते। तो ईयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि अपन सुन पा रहे हैं तो ईयर के लिए सुन पा रहे हैं, और किसकी वजह से? मेनली सेरिब्रम की वजह से मैं सुन पा रहा हूं। आई है जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, नोज है जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टंग है ये टेस्ट का पता बताती है, और स्किन से अपन बात करें टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर सेंसेशन क्या करते हैं अपन? रिसीव है वो अपन करते हैं। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन के लिए 5 अलग अलग एरियाज होते हैं, और 5 अलग अलग एरिया अपने सेरिब्रम के अलग अलग लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेरिब्रम अपना बहुत बड़ा पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि ईयर से अपन अगर सुन रहे हैं
तो डायरेक्टली पूरा सेरिब्रम इसके लिए काम कर रहा है, पूरा सेरिब्रम इसके लिए काम नहीं करता। पर्टिकुलर अपने सेरिब्रम के अंदर एक लोब के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो हियरिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे वहीं से पूछेगा। तो बात करने वाले हैं कि कौन सा लोब होता है और कौन सा एरिया होता है जो सेंसरी फंक्शन करता है सेरिब्रम के लिए। तो ध्यान देना, इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूं, और ट्रिक आपको क्या याद करनी है, वो ट्रिक आपको याद करनी है वो एओटी जीपीएस। ट्रिक क्या है, वो एओटी जीपीएस। अब ध्यान देना सर, वो एओटी जीपीएस से कैसी ट्रिक हुई, तो ध्यान देना, वी से क्या होता है, विजुअल एरिया। अरे वी से क्या होता है, विजुअल एरिया। और विजुअल एरिया किसके लिए काम करेगा, आपके आई सेंस ऑर्गन लिए काम करता है, जो कौन से लोब के अंदर प्रेजेंट है, ओसिपिटल लोब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, वी से मैंने बताया कौन सा एरिया, विजुअल एरिया। किसके लिए काम कर रहा है, आई के लिए काम कर रहा है। कहां प्रेजेंट होता है, ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट हो रहा है। इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो एओटी जीपीएस, वो से आपको याद रखना है कि वी से विजुअल एरिया जो कहां प्रेजेंट होता है, ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपके विजुअल एरिया डैमेज हो जाए तो आपका आई फंक्शन नहीं कराए, मतलब अपन विजन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर विजुअल एरिया डैमेज हो गया, जो कहां प्रेजेंट है, ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। जिससे हम कैसे माने कि ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट है या नहीं विजुअल एरिया, तो क्या करना है, पीछे की तरफ खींच के मार के देखना है, तो अपने आंखों के सामने क्या हो जाएगा, ब्लर देखने को अपने को मिलने वाला है। क्लियर है, क्योंकि ओसिपिटल लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिक क्या बताई मैंने, एओटी। एओटी के अंदर क्या रखना है, ए का मतलब होता है ऑडिटरी एरिया। ध्यान देना, ए का मतलब क्या होता है, ऑडिटरी एरिया। और ऑडिटरी एरिया मतलब क्या कर रहा है, ईयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अपन बात करें जो आपका ओ है, ओ का मतलब होता है ओल्फैक्टरी एरिया। और ओल्फैक्टरी एरिया किसके लिए काम करता है, आपके नोज के लिए काम करता है, मतलब स्मेल के सेंस रिसीव करता है। वो कौन करता है, ओल्फैक्टरी एरिया के अंदर रिसीव होते हैं। और टी का मतलब क्या है, दोनों तीनों का, दोनों से कहां प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आपसे पूछेगा कि ऑडिटरी एरिया कहां प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए कि ऑडिटरी एरिया कहां प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आपका ऑल्फैक्टरी एरिया कहां प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी एरिया कहां प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट है। ऑडिटरी एरिया किस सेंस ऑर्गन के लिए काम कर रहा है, सर ईयर के लिए कर रहा है। ऑल्फैक्टरी एरिया किस ऑर्गन के लिए काम कर रहा है, तो नोज के लिए कर रहा है। मैंने बताया यहाँ पे आपका आई हो गया, यहाँ पे आपका ईयर हो गया, और यहाँ पे आपका नोज हो गया। आई, ईयर, नोज, तीन सेंस ऑर्गन आगे, दो अपने बच गए। तो लास्ट में ट्रिक क्या बचे अपने पास, जीपीएस। तो जी से आपको लेना है, जी से आपको लेना है गस्टेटरी एरिया, गस्टेटरी एरिया। और एस से आपको लेना है सोमेटो सेंसरी एरिया। कौन सा एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। अब ध्यान देना, जो आपका गस्टेटरी एरिया होता है ये आपके किसके लिए काम करता है, टंग के लिए काम करता है। और जो आपका सोमेटो सेंसरी एरिया होता है ये किसके लिए काम करता है, स्किन के लिए काम करता है। और ये दोनों के दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं, पी से आपको लेना है, ये पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अरे मैंने बताया ना, नहीं बताया कि अपने सेरिब्रम के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। ओसिपिटल लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, विजुअल एरिया प्रेजेंट है, आई के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टेम्पोरल लोब के अंदर ऑल्फैक्टरी एरिया और ऑडिटरी एरिया जिम्मेदार है। ऑडिटरी एरिया ईयर के लिए जिम्मेदार है, ऑल्फैक्टरी एरिया नोज के लिए काम करता है। पैराइटल लोब के अंदर 2 एरिया होते हैं, गस्टेटरी एरिया टंग के लिए काम करता है, और सोमेटो सेंसरी किसके लिए काम करता है, स्किन के लिए काम करता है। तो वो एओटी जीपीएस, वो एओटी जीपीएस, ये ट्रिक आपको याद करनी है। और कौन कौन से एरिया होते हैं और किस सेंस ऑर्गन के लिए काम करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इनको थोड़ा डिटेल में अगर और अपने देखना चाहिए तो वन बाय वन अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं सबसे पहले सोमेटो सेंसरी एरिया के बारे में। किसके बारे में, सोमेटो सेंसरी एरिया। और सोमेटो सेंसरी एरिया कहां प्रेजेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया कहां प्रेजेंट होता है भाई, जीपीएस मतलब पैराइटल लोब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है। और इट रिसीव द सेंसेशन ऑफ, इट रिसीव द सेंसेशन ऑफ, सेंसेशन ऑफ किसकी रिसीव सेंसेशन करता है ये, टच, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, पेन, प्रेशर एंड वाइब्रेशन। ध्यान देना, जो आपका सोमेटो सेंसरी एरिया होता है ये आपके जैसे मान लिए मैं टच कर रहा हूं, ये किसके ऊपर हो रहा है, अरे स्किन के ऊपर टच हो रहा है।
अगर कोई प्रेशर कर रहा है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, किसको पता लगता है? सबसे पहले स्किन को पता लगता है और अपनी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहां पर आपको पता लगता है। तो जो अगर सोमेटोसेंसरी एरिया होता है, ये किसके सेंसर रिसीव करता है? टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन के सेंसर रिसीव करता है फ्रॉम स्किन एंड ऑल इंटरनल ऑर्गन। अभी इंटरनल ऑर्गन और जो अपनी स्किन है वहां से क्या करता है? टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन के सेंसर रिसीव करता है। कौन? सोमेटोसेंसरी एरिया, जो कहां प्रेजेंट है? पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर अपना सोमेटोसेंसरी एरिया डैमेज हो जाए, अगर सोमेटोसेंसरी एरिया जो पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट है अगर वो डैमेज हो जाए, तो मैं टच करूंगा, पता लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। अरे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ काट दिया गया या मेरा हाथ टूट गया, तो मैं लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा। क्लियर? तो अगर सोमेटोसेंसरी एरिया अगर डैमेज हो गया तो लो आपको कोई टच करा उसका पता नहीं लगेगा। अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा। और अगर प्रेशर कोज कर रहा है अपनी स्किन के ऊपर तो भी अपने को पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो पता लगा था वो एरिया क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। और एग्जामिनर यही से क्वेश्चन पूछता है कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अंदर काम कर रहे हो और कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया है और उसका देखा गया है कि उसका पैराइटल लोब कंप्लीटली डैमेज है, तो क्या क्या फंक्शन उसके अंदर लॉस्ट है? तो पैराइटल लोब जो जो फंक्शन करता है वो सारे क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। या ये बोला कि उसका सोमेटोसेंसरी एरिया डैमेज हो गया तो क्या फंक्शन लॉस्ट होंगे? वो टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर का पता नहीं लग पाएगा। और अगर ये बात करें सेंसेशन लॉस्ट अपन करते हैं, अपन क्या करते हैं? एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। कोई भी ऑपरेटिव अपन करते हैं, कोई ऑपरेशन होता है तो क्या करते हैं? एनेस्थीसिया अपन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वहां से उस एरिया के सेंसेशन क्या हो जाए? लॉस्ट हो जाए। तो ध्यान देना, if somatosensory area are damaged, if somatosensory area are damaged will cause, ये क्या कॉज करेगा? will cause anesthesia। ये क्या कॉज कर देगा? एनेस्थीसिया कॉज करता है अगर आपका सोमेटोसेंसरी एरिया क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो इज दैट क्लियर? तो यहां तक आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। सेकेंड और अपन बात करते हैं नेक्स्ट एरिया। तो ध्यान देना कौन सा बात कर रहे हैं? गस्टेटरी एरिया। कौन सा एरिया? गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया कहां प्रेजेंट होता है? तो ये भी आपका पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? रिसीव द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, रिसीव द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। और ये क्या काम करता है? टेस्ट के सेंसेशन रिसीव करता है। कौन? आपका गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया क्या करता है? टेस्ट के सेंसेशन को क्या करता है? रिसीव करता है। कहां करता है? फ्रॉम, कहां से करेगा? टंग, फ्रॉम टंग। ऑब्वियसली बात है, टंग आपके टेस्ट का पता लगा, अरे कुछ खा रहे हो कि मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। कैसे पता लगता है? कि सर टंग पता लगाती है। और वहां पे इसलिए एरिया कौन सा काम करता है? गस्टेटरी एरिया काम करता है। कहां प्रेजेंट है? पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, डैमेज इन दिस एरिया, डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज, ये क्या कॉज करेगा? एगुजिया। क्या कॉज करेगा? एगुजिया। और एगुजिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। अरे एगुजिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। अगर आपका गस्टेटरी एरिया डैमेज हो गया तो आपका टेस्ट सेंसेशन क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, विजुअल एरिया। थर्ड वन बात करें तो कौन सा एरिया आ गया? विजुअल एरिया। और विजुअल एरिया कहां प्रेजेंट होता है? ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। रिसीव द सेंसेशन ऑफ, रिसीव द सेंसेशन ऑफ विजन, रिसीव द सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन फ्रॉम, कहां से? अरे देखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? आई रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आपका विजुअल एरिया जो ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट है, ये विजन का सेंसेशन रिसीव करता है किससे? आई से। क्लियर है? डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज, अगर आपका ये एरिया डैमेज हो गया तो आपको देख पाओगे क्या? नहीं देख पाएंगे। और नहीं देख पाना क्या कहलाता है? ब्लाइंडनेस। क्लियर है? तो डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज, इन दिस एरिया विल कॉज ब्लाइंडनेस। अगर ये एरिया अगर आपका डैमेज होता है तो क्या कॉज हो जाएगा? ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन है, ये अपने को देखने को मिलने वाली है। हर एक डाटा इंपॉर्टेंट है, फालतू की बकवास है वो अपने यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। जो आपने एग्जाम में पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को अपने यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो
तो कंफ्यूज नहीं होना है और इसमें से आपको कुछ भी कट नहीं करना, जो चीजें बता रही है ये हर एक डाटा आपको याद होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे की तरफ और नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटरी एरिया। फोर्थ अगर बात है तो कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। और ऑडिटरी एरिया है, ये क्या करता है? रिसीव द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्या करता है? रिसीव द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सुनने के सेंसेशन है, हियरिंग के सेंसेशन कौन रिसीव करता है? आपका ऑडिटरी एरिया। कहां से? ईयर से क्या करता है? रिसीव करता है। तो अगर आपका डैमेज हो गया ऑडिटरी एरिया तो क्या होगा? बहरापन देखने को मिलेगा, मतलब डीफनेस वाली कंडीशन वो अपने को देखने को मिलने वाली है। तो लिख सकते हैं डैमेज इन दिस एरिया। ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट कहां होता है? ये टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अरे कहां प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो लिख सकते हैं डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज डीफनेस। क्या देखने मिलेगा? डीफनेस वाली कंडीशन अपने को देखने को मिलने वाली है अगर क्या हो गया? आपका ऑडिटरी एरिया क्या हो गया? डैमेज हो गया तो। और लास्ट वन जो एरिया है वो अपना कौन सा बच गया? ऑल्फैक्टरी एरिया। फिफ्थ वन कौन सा बच गया? ऑल्फैक्टरी एरिया। और ऑल्फैक्टरी एरिया कहां प्रेजेंट है? ये सर ये भी टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये किसके सेंसेशन रिसीव करता है? रिसीव द सेंसेशन ऑफ स्मेल। क्या करता है? स्मेल के सेंसेशन रिसीव करता है फ्रॉम कहां से? नोज से। क्या करता है? स्मेल के सेंसेशन रिसीव करता है कौन सा एरिया? ऑल्फैक्टरी एरिया। कहां प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपका ऑल्फैक्टरी एरिया डैमेज हो गया तो आपके स्मेल का सेंसेशन लग पाएगा क्या? अरे क्या स्मेल आ रही है, कैसे आ रही है, आपको पता लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। क्यों? तो आपका जो पता लगा था ऑल्फैक्टरी वो क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। तो ध्यान देना, डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज ये क्या कॉज करता है? ये टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूं जो आपको याद करने क्या? एनोस्मिया। और एनोस्मिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी, आपको समझ में आ गई होगी कि ध्यान देना ऑल्फैक्टरी एरिया जो टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट है ये आपके नोज के लिए काम करता है, स्मेल के सेंसेशन रिसीव करता है। और अगर आपका ऑल्फैक्टरी एरिया डैमेज हो गया तो क्या कॉज होगा? एनोस्मिया कॉज होगा। और एनोस्मिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन अपने को देखने को मिलता है। तो कंप्लीट सेंस ऑर्गन के लिए जो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो कौन करता है? आपका सेरिब्रम करता है। और इसके अंदर अलग अलग एरिया होते हैं और अलग अलग एरिया अलग अलग लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रिक मैंने बता दी, वो एओटी जीपीएस, उससे आपको याद करना है कि कौन सा एरिया किस लोब के अंदर प्रेजेंट होता है और एरिया के नाम से आपको अपने आप सेंस ऑर्गन का पता लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन 5 के अलावा एक अदर सेंसरी एरिया और होता है। अदर सेंसरी एरिया और होता है किसके अंदर? अपने सेरिब्रम के अंदर। और वो कौन सा होता है? वो होता है वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। और ये कहां प्रेजेंट होता है? ये भी आपका टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। कि सर ये क्या काम करता है? तो आप लोगों को बोलना आता है तो आप लोग बोलते भी होंगे। चलो मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे भी होंगे कि सुनने के लिए तो ईयर काम कर रहा है। अरे ईयर से पता लग पा रहा है आप क्या बोल रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा एरिया होता है? वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है बट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इन शब्दों को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा एरिया जिम्मेदार होता है? वो होता है वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया, जो कहां प्रेजेंट आपका टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट है। जब अपन डिजीज कंडीशन में अपन बात करेंगे तब वहां पर अपन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे और वहां पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी एफेजिया। और एफेजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच। तो ध्यान देना, अगर अपना वर्निक्स एरिया अगर डैमेज होता है तो वहां पे एक कंडीशन कोज होती है, उसको बोला जाता है रिसेप्टिव एफेजिया। और रिसेप्टिव एफेजिया के अंदर क्या होता है? पेशेंट बोल सकता है बट पेशेंट समझ नहीं सकता। ये अपन डिजीज पोर्शन में देखने वाले। अभी आपको इतना ध्यान रखते हैं कि सेरिब्रम के अंदर एक वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया होता है जो सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्या काम करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंड द वर्ड, रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंड द वर्ड। शब्दों को समझने के लिए कौन सा एरिया जिम्मेदार होता है? वर्निक्स सेंसरी एरिया जिम्मेदार होता है जो अपने सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। बोलने के लिए कौन सा एरिया होता है आगे बताऊंगा। तो ये थे अपने सेरिब्रम के सेंसरी फंक्शन। सेकेंड वन बात करते हैं मोटार फंक्शन।
सेकंड बात करते हैं मोटार फंक्शन, और मोटार फंक्शन के लिए भी एक अलग एरिया होता है, और वो एरिया की अपन बात करिए तो ध्यान देना, मोटार फंक्शन में पहला जो एरिया होता है उस एरिया को बोला जाता है प्राइमरी मोटार एरिया। अरे कौन सा होता है? प्राइमरी मोटार एरिया। और प्राइमरी मोटार एरिया सेरेब्रम में कौन से लोब के अंदर प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ध्यान देना, एक चीज आपको और थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, जितने भी सेंसरी फंक्शन होते हैं, सेंस ऑर्गन के लिए काम कर रहा है, ये आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? टेम्पोरल पैराइटल ओसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। पर जो मोटार फंक्शन और मेंटल फंक्शन जो एरिया होते हैं, मोटार और मेंटल वाले ही सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी तीनों लोब के अंदर सेंसरी फंक्शन वाले एरिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ध्यान देना, प्राइमरी मोटार एरिया कहां प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ध्यान देना, इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट से, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल वॉलंटरी मसल एक्सेप्ट मसल यूज इन स्पीकिंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही आपको याद करना इसको। अब ध्यान देना, मैंने बताया प्राइमरी मोटर एरिया कहां प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। क्या फंक्शन करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल वॉलंटरी मसल, सभी वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट कौन कराता है? प्राइमरी मोटर एरिया, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मसल यूज इन स्पीकिंग, बोलने के दौरान जो मसल काम में आ रही है उस मसल को छोड़ के बाकी जितने भी अपनी बॉडी के अंदर वॉलंटरी मसल होती है उन सबका मूवमेंट कौन कराता है? प्राइमरी मोटर एरिया, जो कहां प्रेजेंट है? सेरिब्रम के फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। अरे आपने सभी ने सुना होगा, एक वॉलंटरी मसल होती है और एक इनवॉलंटरी मसल होती है। वॉलंटरी मसल अपने कंट्रोल में भी होती है और इनवॉलंटरी मसल अपने कंट्रोल में नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि अपने हाथ को ऊपर उठाइए तो आप उठा सकते हो, क्लियर है? अपने हाथ को थोड़ा चला के दिखाए तो आप लोग चला सकते हो। बट अगर मैंने आपको बोला कि आपके स्टोमक को हिला के दिखाए तो आप स्टोमक को हिला सकते हो क्या? कि सर नहीं हिला सकते, क्यों? वहां पे क्या है? इनवॉलंटरी मसल प्रेजेंट होती। इस दैट के लिए समझ में आ गया होगा। जैसे बात करते हैं कि सर आप हाथ से कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरे वॉलंटरी मसल मूवमेंट कर रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं कि सर आपके लंग्स को थोड़ा आगे पीछे कीजिए, घुमाइए, आप घुमा सकते हो क्या? नहीं को, क्यों? वो इनवॉलंटरी मसल होती है वहां पे। तो ध्यान देना, अपना जो प्राइमरी मोटर एरिया और जो फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है, ये अपना सिर्फ वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट कराता है। और इसके अंदर भी एक को छोड़ के इसको मसल यूज इन स्पीकिंग, जो मसल बोलने के लिए काम में ली जा रही है उस मसल का मूवमेंट भी आप, वो मैं बोल रहा हूं तो मेरी मर्जी से बोल रहा हूं तो क्या है? वॉलंटरी मसल मूवमेंट कर रही है, तो इसका मूवमेंट प्राइमरी मोटर एरिया नहीं करता। इसको छोड़ के सभी कौन कराता है? प्राइमरी मोटर एरिया। इज्जत के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, इस एक्सेप्ट पे ध्यान देना, मसल यूज इन स्पीकिंग को छोड़ के सभी का मूवमेंट कौन कराता है? प्राइमरी मोटर एरिया है वो आपका करवाता है। कि सर फिर इसका कौन कराता है? तो ध्यान देना, मसल यूज इज स्पीकिंग, इसका मूवमेंट कौन कराता है? तो वो कराता है ब्रोकाज एरिया। कौन कराता है? ब्रोकाज एरिया। कि सर ये कहां प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है भैया कहां पर? फ्रंटल लोब के अंदर ही क्या होता है आपका? ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा कि अगर आप बोल पा रहे हो तो किसकी वजह से बोल पा रहे हो? कि सर ब्रोकाज एरिया की वजह से बोल पा रहे हैं। और ब्रोकाज एरिया कहां प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। और फ्रंटल लोब के अंदर मेनली किस साइड के अंदर? लेफ्ट साइड के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब के अंदर मेनली जो लेफ्ट साइडेड फ्रंटल लोब है वहां पर आपका ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होता है, जो बोलने के दौरान जो मसल काम में ली जा रही है उसका क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट यहां पे कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होता। मैं पूरी बॉडी से कौन कौन सा पार्ट सेंसरी फंक्शन रिसीव करता है और कौन कौन सा बात है जो मोटार मूवमेंट मतलब मूवमेंट कराता है, मोटार फंक्शन करता है, ये पूरा बताऊंगा। यहाँ पे सेंसरी फंक्शन अपनी सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर लिए, वहां के सेंसेशन रिसीव हो चुके हैं ब्रेन को और अपने सभी वॉलंटरी मसल का मूवमेंट ही हो चुका है। प्राइमरी मोटर एरिया कराता है और जो मसल बोलने के दौरान काम में लीजा उसको कौन करा रहा है? ब्रोकाज एरिया करवा रहा है। दोनों फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है, बल्कि ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब के अंदर मेनली किस साइड के अंदर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपका ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है तो अफेजिया कोई कौन सा? एक्सफ्रेजिया अफेजिया। और एक्सफ्रेजिया अफेजिया मतलब पर्सन बोल नहीं सकता बट पर्सन समझ सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इस प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर। ध्यान देना, प्राइमरी मोटार एरिया अपना कंटिन्यू चल रहा है और इस प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, बेज सेल। और बेज सेल कहां प्रेजेंट होती है? इट प्रेजेंट इन प्राइमरी मोटार एरिया।
प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर क्या होती है, बेड सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये बेड सेल जो होती है वो किस शेप की होती है, पिरामिडल शेप सेल होती है। ध्यान देना, पिरामिडल शेप सेल होती है। कौन सी, बेड सेल। कहां प्रेजेंट है, प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, इस बेड सेल के भी दो पार्ट होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये टोटल क्या होगी, बेड सेल होगी। ये क्या हो गया, बेड सेल का अपर पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, बेड सेल का लोअर पार्ट हो गया। मैंने क्या बोला, ये प्राइमरी मोटार एरिया क्या करता है, अपनी जो वॉलेंट्री मसल उनका मूवमेंट करवाता है। तो ध्यान देना, अपर पार्ट ऑफ बेड सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये आप सभी को पता होगा, जहां तक मेरे को लगता है आइडिया, तो सभी को पता होगा कि अपना जो राइट साइड ब्रेन है ये अपना लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड जो ब्रेन है ये अपनी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही बेड सेल का जो अपर पार्ट है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जो लोअर पार्ट है बेड सेल वो क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको कि लोअर पार्ट ऑफ बेड सेल होता है अपर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करता है, और अपर पार्ट बेड सेल किसको कंट्रोल करता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो मोटार फंक्शन के लिए मैंने दो एरिया बताए, प्राइमरी मोटार एरिया जो सभी वॉलंटरी मसल मूवमेंट करता है, एक्शन मसल इन स्पीकिंग, और सेकंड बताया ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल यूज इन स्पीकिंग। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा एक एरिया और होता है, थर्ड एरिया की अगर बात करूं तो थर्ड एरिया कौन सा होता है, प्री मोटार एरिया। और प्री मोटार एरिया कहां प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, इट हेल्प द प्राइमरी मोटार एरिया। जो आपका प्री मोटार एरिया होता है जो फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट क्या करता है, प्राइमरी मोटार एरिया क्या करता है, हेल्प करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो ये अपन ने बात की सेंसरी फंक्शन, और सेकंड अपन ने बात की मोटार फंक्शन। थर्ड वन बात करते हैं मेंटल फंक्शन। और मेंटल फंक्शन के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, आपका सेरिब्रम जिम्मेदार होता है। और मेंटल फंक्शन के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, एक एरिया होता है, और उस एरिया को क्या बोला जाता है, प्रीफ्रंटल एरिया। और प्रीफ्रंटल एरिया कहां प्रेजेंट है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और फ्रंटल लोब के अंदर भी कहां होता है, मेनली राइट साइड। मेनली कहां प्रेजेंट होता है, राइट साइड के अंदर प्रीफ्रंटल एरिया प्रेजेंट होता है, जो आपके मेंटल फंक्शन में क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो लिख सकते हैं जो आपका प्रीफ्रंटल एरिया होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल। मेंटल एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की जो मेंटल एबिलिटी होती है उसके लिए कौन सा एरिया जिम्मेदार होता है, प्रीफ्रंटल एरिया जिम्मेदार होता है, जो कहां प्रेजेंट है, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और मेंटल एबिलिटी अगर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पर्सन की सोचने की क्षमता, जो थिंकिंग है। नेक्स्ट बात करें पर्सन की जो रीजनिंग है, और नेक्स्ट अगर बात करूं पर्सन जो जजमेंट करता है, ये सारे काम कौन करवाता है, प्रीफ्रंटल एरिया करवाता है, जो कहां प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब के अंदर। जो फ्रंटल लोब किसके, सेरिब्रम के। मतलब सोचने समझने की क्षमता होती है वो भी किसके पास होती है, सेरिब्रम के पास होती है। और सेरिब्रम के अंदर स्पेशली फ्रंटल लोब होता है, इसके अंदर जो उसका प्रीफ्रंटल एरिया वहां प्रेजेंट होता है, जो इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। सेरिब्रम की एनाटॉमी अपन ने बात की, सेरिब्रम के लोब के बारे में मैंने बताया, और सेरिब्रम के फंक्शन सेंसरी, मोटर और मेंटल फंक्शन के बारे में अपन ने बात की है। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे की तरफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट यहां पे कि नर्व ट्रैक्ट ऑफ द सेरिब्रम। नर्व ट्रैक्ट ऑफ सेरिब्रम कि सेरिब्रम के अंदर नर्व ट्रैक्ट होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो नर्व ट्रैक्ट सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने एक नाम सुना है एसीपी, अरे पुलिस के अंदर नाम सुना होगा, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस, एसीपी का नाम सुना है। तो इसी से आपको याद करना है कि सेरिब्रम के अंदर कौन कौन से नर्व ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। एसीपी के अंदर सबसे पहले बात करें, ए से आपको याद रखना है एसोसिएशन नर्व ट्रैक्ट। क्या है, एसोसिएशन नर्व ट्रैक्ट। सेकंड अगर बात करें तो कौन सा हो गया आपका, कोम्यूसुरल नर्व ट्रैक्ट। कौन सा हो गया, कोम्यूसुरल नर्व ट्रैक्ट। और थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो गया, प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट। कौन सा हो गया, प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट। अब सर ये नर्व ट्रैक्ट काम क्या करते हैं,
तो ध्यान देना, जो अपने 3 नर्व ट्रैक्ट की बात की, एसोसिएशन, कॉमिस्टरल और द प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट। तो अपने सेरेब्रम के स्ट्रक्चर इस तरीके से अपन ने बनाई थी कि इस तरीके से सेरेब्रम की स्ट्रक्चर होती है। ये सेरेब्रम का एक हेमिस्फीयर हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। तो आपका जो एसोसिएशन नर्व ट्रैक्ट, तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ध्यान देना, एसोसिएशन नर्व ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को एक से हेमिस्फीयर के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एसोसिएशन नर्व ट्रैक्ट फंक्शन में लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन within a hemisphere, ये एक हेमिस्फीयर में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार कौन सा, आपका एसोसिएशन नर्व ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? सेकंड में बात करूं तो ये इसी तरीके से वापस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और ध्यान देना, जो अपना कॉमिस्टरल नर्व ट्रैक्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कॉमिस्टरल नर्व ट्रैक्ट जो सेरेब्रम का नर्व ट्रैक्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लिख सकते हैं, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर, क्लियर है? जो आपका कॉमिस्टरल नर्व ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। और लास्ट वन प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट, और प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लिख सकते हैं अगर किसके बारे में, प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट के बारे में, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरेब्रम टू बॉडी पार्ट्स, सेरेब्रम से बॉडी पार्ट्स तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, आपका प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट। और इसके बेसिकली 2 एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, एक होता है पिरामिडिकल नर्व ट्रैक्ट और एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट। और पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है, और एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये 3 नर्व ट्रैक्ट होते हैं। एसोसिएशन जो इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर में ट्रांसफर करता है, सेकंड कॉमिस्टरल जो इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फीयर से दूसरे में ट्रांसफर करता है, और प्रोजेक्शन नर्व ट्रैक्ट क्या करता है, सेरेब्रम से अपने बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये था अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेरेब्रम के बारे में। इससे बाहर एग्जाम के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कंप्लीटली अपने सेरेब्रम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।